हाँ जी बच्चों, वेलकम। वेव ऑप्टिक्स है यूनिट का नाम और लेक्चर नंबर है 5। और चैप्टर का नाम तुम्हें पता ही है, इंटरफेरेंस। और बेटे इसमें ना अभी तक आप जो लेक्चर 4 है उसमें आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस और उसकी विड्थ निकाल चुके हो, और डार्क जो आपका फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन और उनकी विड्थ भी निकाल चुके हो। ठीक है। और तुमने देखा था ब्राइट पोजीशन में, अगर हम बार ब्राइट की पोजीशन कहें तो मैंने समझाया भी था, ब्राइट की पोजीशन होती है एन बीटा। जैसे 5वें नंबर की ब्राइट की पोजीशन बताओ तो आप जवाब देंगे 5 बीटा। ऐसे ही मैंने बताया था आधा नंबर कम चलना है डार्क की पोजीशन के लिए। जैसे 5वें डार्क की पोजीशन बताओ तो 5 में से आधा नंबर कम कर दीजिए, 4.5 बीटा पर होगी 5th वाली डार्क फ्रिंज, है ना। यानी जो भी नंबर लिखना हो उससे आधा नंबर कम लेते हैं। जैसे आपसे कोई कहे 12th वाले डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताइए, 12th वाले, तो आप कहेंगे 11.5 बीटा। ठीक है। इतनी बात हम यहाँ तक कर चुके थे। और इसके अलावा आपको जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां देखिए आप। देखो बेटे, ये ना हमने जो आर्टिकल का नाम है पहले तो वही देख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। जो अभी थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस पढ़ी है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको जानने चाहिए। या ये थ्योरी जो थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही ली गई है एक तरह से। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यही माने जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, इसमें हमने ग्राफ खींचा है। ग्राफ में वाई एक्सिस पर हमने चमक ली है, चमक, इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी। और एक्स एक्सिस पर ये पर्दे का मिड पॉइंट है, पर्दे का मिड पॉइंट जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनी थी। फिर तुम्हें पता है ब्राइट के बाद डार्क बनती है, डार्क के बाद ब्राइट। तो इधर हमने पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ली है। ठीक है। अब बताओ यहां कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट, B0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये कौन सी है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, ब्राइट। ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट, इसी तरह से ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट। इस तरह से ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है। अब ब्राइट के बीच में होती हैं डार्क, कंसिक्यूटिव ऑर्डर में होती हैं। तो सोचो यहां इंटेंसिटी सबसे कम है, तो ये है D1, पहली डार्क फ्रिंज। ठीक है। सेंटर पर ब्राइट होती है, फिर ये पहली डार्क, फिर ये ब्राइट हो गई पहली। ये है D2, ये है D3, D3 माने थर्ड डार्क। इसी तरह यहां समझो ये है D1, ये है D2, आगे जाएंगे D3 भी मिलेगी। इस तरह से फ्रिंजेस होती हैं। अब बेटे चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, चौड़ाइयां दोनों की बराबर होती हैं, इक्वल विथ होती है। ब्राइट फ्रिंज की विथ भी उतनी होती है, डार्क फ्रिंज की विथ भी उतनी होती है। तो अगर ये पोजीशन को मैं 0 मानूं तो ब्राइट की ये पोजीशन होगी बीटा। बीटा माने डी लैम्डा अपॉन डी दूरी। बीटा का फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता ही है, डी लैम्डा अपॉन डी। इतनी डिस्टेंस को बीटा कहा गया है। अब ये जो B2 है ये होगी 2 बीटा पर, ये होगी 3 बीटा पर। अब बताओ डार्क की पोजीशन कहां होगी, इनके बीच में है ना, तो ये कितनी होगी बताओ, 0.5 बीटा पर। आधा नंबर कम होती है, एक है ना, तो एक में से आधा घटा लो, 0.5 बीटा पर। ये देखो 2 है तो 2 में से आधा नंबर घटा लो, 1.5 बीटा पर सेकेंड डार्क होगी। और ये D3 कहाँ होगी, 3 में से आधा नंबर घटा लो, 2.5 बीटा पर होगी ये। चाहो तो इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये 0.5 बीटा है, ये बीटा है, ये 1.5 बीटा है, ये 2 बीटा है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से बेटे हम पोजीशंस को बीटा के टर्म्स में, बीटा का मतलब डी लैम्डा अपॉन डी है, वहां से लिख सकते हैं। सेंट्रल पर ब्राइट फ्रिंज होती है और फिर कंसिक्यूटिव ऑर्डर में चलती हैं, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क एंड सो ऑन। दोनों तरफ इस तरह से फ्रिंजेस फैली हुई होती हैं।
ठीक है, तो बताओ अभी तक क्या क्या सीखे, बताओ सबसे पहले, बताओ। सबसे पहली बात ये सीखे इन YDSE, YDSE का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में YDSE लिखते हैं। ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विथ, ऑल फ्रिंजेस का मतलब चाहे ब्राइट हो और चाहे डार्क हो, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विथ, सभी की चौड़ाई बराबर होती है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये मैंने बता भी चुके हैं आपको, आपको आता भी है। ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है ये न्यूमेरिकल्स में इस बात का। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो होती है बेटा, वो क्या होती है, एनवी ब्राइट फ्रिंज एन बीटा पर होती है, पांचवी ब्राइट फ्रिंज 5 बीटा, और या आप लिख सकते हैं एन बीटा की वैल्यू डी लैम्डा अपॉन डी, राइट। तीसरी बात क्या सीखे बताओ, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज जो होती है वो आधा नंबर पीछे चलती है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ये सारी बात YDSE की कर रहे हैं, और उसमें जैसे Y5 लिखना चाहो तो 4.5 बीटा पर होगी, YN लिखना चाहो तो N में से आधा नंबर कम कर लो, उतने बीटा पर होगी। इस तरह से हम ब्राइट और डार्क की पोजीशंस को बता सकते हैं। अब पेज बदल रहा हूं, आगे जरा समझना, पेज 1 मिनट के लिए बदलने दो। हाँ भाई, तो यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये एक क्लिप और लगा ले। अब क्लियर है भाई, देखो। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है। अब देखो बेटे, अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर हों तो हम जानना चाहते हैं ब्राइट फ्रिंज का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैं पहले मान रहा हूं इफ A1 बराबर A2 बराबर A, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड यदि बराबर है तो आई मैक्स जो होता है वो तुम्हें पता ही है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो दोनों को जोड़ोगे 2A का स्क्वायर करोगे 4A स्क्वायर, यानी आई मैक्स की वैल्यू A स्क्वायर एक सोर्स की इंटेंसिटी है, तो 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स के बराबर होता है। यानी एक सोर्स की इंटेंसिटी है, दो सोर्स जलाए तो ये नहीं वहां इंटेंसिटी 2I होगी, जैसे एक बल्ब जलाया फिर एक और बल्ब जलाया, तो ब्राइट फ्रिंज में 2 बल्बों जितनी रोशनी नहीं आएगी बल्कि 4 बल्बों जितनी रोशनी आएगी, 4I। इंटेंसिटी एक सोर्स से 4 गुनी होगी। अब अगर यही हम बात करें किसकी इंटेंसिटी की, आई मिन की, तो आई मिन की इंटेंसिटी होगी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है तो 0। तो डार्क फ्रिंज पे देखोगे ना तो वो बिल्कुल डार्क होगी, उसमें कोई इंटेंसिटी कोई चमक नहीं होगी। लेकिन मेरी बात तभी सही है जब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो। देखो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है। देखो कायदे से इसकी इंटेंसिटी भी 2I होनी चाहिए थी और इसकी भी 2I होनी चाहिए थी, लेकिन इसने पूरी की पूरी 2I इसको दे दी, तो यहां तो 4I हो गई और यहां 0 हो गई। लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। इंटरफेरेंस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी तो होता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो याद ये बात रखनी चाहिए आपको। क्या बताया, इंटरफेरेंस में एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है। एक चीज और बेटे हम यूज करते हैं, इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बहुत अक्सर यूज किया जाएगा वर्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बताओ, तो इसको लिखते हैं थीटा से, थीटा का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन डी। अब बीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, डी लैम्डा अपॉन डी होता है।
और कैपिटल डी का डिवाइड कर दोगे तो डी से डी कट जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देखो कैसे, जैसे ये कोई फ्रिंज बन रही है, समझाने के लिए बताया मैंने इस तरह से। यहां से हम देख रहे हैं तो ये जो है जितने एंगल में ये बन रही है इसे ही कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये कोई फ्रिंज थी, ये जितने एंगल में डिस्क्राइब हो रही है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, राइट। समझ आ गई बात। ये चौड़ाई कितनी थी बीटा, ये दूरी कितनी थी डी। तो थीटा का फॉर्मूला तुम खुद समझ सकते हो, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हो गया बीटा, रेडियस हो गई डी, तो थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बीटा अपॉन डी। समझ गए ना इस बात को, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को। अब एक और बात देखो बेटे, इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि बीटा का जो फॉर्मूला है वो है डी लैम्डा अपॉन डी। तो अगर आपको फ्रिंज की आप चाहते हैं कि जो हमें पैटर्न मिले फ्रिंजेस का वो कैसा मिले, परमानेंट, और हमें सस्टेन्ड पैटर्न मिले, तो बीटा डी के प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से पर्दे और सोर्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए डी की वैल्यू बड़ी लेते हैं ताकि फ्रिंज चौड़ी बने। स्मॉल डी की वैल्यू इसीलिए कम लेते हैं ताकि फ्रिंजेस चौड़ी बने, इससे बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अब बात आई लैम्डा, एक ही वेवलेंथ लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। मोनो माने एक, क्रोम माने कलर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स वो होते हैं जिनमें एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलती है। वाइट लाइट सोर्स वाईडीएसई में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर किसी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स का नाम बताइए, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल लैब्स में यूज़ किया जाता है वो होती है सोडियम लाइट। कौन सा सोर्स, सोडियम लाइट। हालांकि इसमें दो वेवलेंथ होती हैं, एक होती है 5890 एंगस्ट्रम और एक 5896 एंगस्ट्रम, लेकिन ये इतनी पास पास हैं कि इसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जनरली लैब में सोडियम लाइट यूज़ की जाती है। तो वाईडीएसई में हम कैसा सोर्स यूज़ करते हैं बताओ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करते हैं। अब बेटे बच्चों एक क्वेश्चन ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, इफ वाइट लाइट इज यूज्ड या वाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड in young double slit experiment instead of monochromatic light source, तो क्या होगा। अगर आप कौन सी लाइट यूज करें, करनी तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, अगर वाइट लाइट यूज करें तो क्या अंतर आएगा। तो जरा समझो, वाइट लाइट में तुम्हें पता है 7 रंग होते हैं, विबग्योर, और इसमें इधर की तरफ जाने से वेवलेंथ बढ़ती है। अगर मैं एक रफली बात करूं तो ये वेवलेंथ जो होती है शुरू में 4000 एंगस्ट्रम के लगभग होती है और यहाँ पहुँचते तक वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रम हो जाती है। लैम्डा बढ़ रहा है, तो देखो बीटा का फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता है, डी लैम्डा अपॉन डी होता है, तो बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो सेंटर पर तो सभी कलर्स की फ्रिंज बनेगी सेंटर पर। तो सबसे पहले किसकी बनेगी, वॉयलेट की, वॉयलेट के ऊपर की बन जाएगी इंडिगो की, इंडिगो के ऊपर ही बन जाएगी ब्लू की। तो सेंटर पर सारी फ्रिंज एक दूसरे के ऊपर बनने से सातों रंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो सेंट्रल फ्रिंज कैसी हो जाएगी सोचो, सेंट्रल फ्रिंज तो हो जाएगी वाइट, सेंट्रल फ्रिंज वाइट हो जाएगी। तो सेंटर की फ्रिंज अगर देखोगे तो वाइट दिखेगी। फिर सेंटर के बाद अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंजेस बनेंगी, यानी कि सेंटर के बाद पहले नंबर की फ्रिंजेस, फिर दूसरे नंबर की फ्रिंजेस, फिर तीसरे नंबर की। तो फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज में सबसे पहले वही आएगा वॉयलेट इंडिगो ब्लू, तो सबसे पहले इनकी फ्रिंजेस बनेगी ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू टाइप की, है ना। फिर लास्ट में बनेगी रेड वाली। तो कुछ फ्रिंजेस आपको कलर दिखाई देंगी, सेंटर तो वाइट हो गया ये पूरा। इसके बाद यहाँ कौन सा रंग दिखाई देगा, ब्लू टाइप के कलर्स।
यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और लास्ट में कौन से कलर दिखाई देंगे, रेड टाइप के कलर। फिर बेटे जैसे किसी की सेकंड ऑर्डर फ्रिंजेस बनेगी, अब ब्लू की सेकंड ऑर्डर बन गई है ना, और उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रेड की बन गई, तो एक दूसरे की फ्रिंजेस आपस में ओवरलैप करने लगेंगी, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाइयां अलग अलग हैं। तो किसी की फर्स्ट ऑर्डर की आ रही है या किसी की थर्ड ऑर्डर की आ रही है फ्रिंज, उस पर थर्ड ऑर्डर की इसकी छोटी छोटी फ्रिंजेस हैं, तो इसके 3 ऑर्डर यही हो गए, देखो 1, 2 और 3, कम चौड़ी फ्रिंजेस हैं। अब मान लो ये वाला कलर है तो इसकी 3 फ्रिंज यहीं आ गई। अब रेड वाले की चौड़ाई दुगनी होगी क्योंकि लैम्डा दुगना है, तो रेड वाले की सेकंड फ्रिंज इसके ऊपर ढक जाएगी ऐसे करके, रेड की थर्ड पर सेकंड। तो इस तरह डिफरेंट फ्रिंजेस के ओवरलैपिंग होगी, डिफरेंट कलर्स की क्या होगी बताओ, ओवरलैपिंग, डिफरेंट कलर्स की ओवरलैपिंग होगी। तो उस ओवरलैपिंग से क्या मिलेगा तुम्हें, एक रंग के ऊपर दूसरे रंग की ओवरलैपिंग हो गई, तो तुम्हें आगे फिर कलर्ड फ्रिंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जनरल इल्यूमिनेशन। क्या देखने को मिलेगा, जनरल इल्यूमिनेशन। अब पूरी बात एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, सभी लोग केयरफुली सुन लो। तो पहले तो डिफरेंट कलर्स जो होंगे, है ना, डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट सोर्स जो होंगे उनकी अलग अलग वेवलेंथ हैं। अब उसकी वजह से जो आंसर लिखोगे वो ध्यान से सुन लो। डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट विल प्रोड्यूस डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स, but the central bright fringes due to all colors, but the central bright fringes due to all colors are at the same position. Therefore, the central bright fringe is white in color. Central bright fringe कैसी होगी, white in color, ठीक है, क्योंकि सभी की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह मिलेंगी, एक दूसरे की ओवरलैपिंग से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी वाइट इन कलर। और अगली बात सुनो, अब वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज स्मॉलेस्ट, द फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज ब्लू। तो सेंट्रल व्हाइट के जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रिंज होगी, सबसे पास वाली, उसका कलर क्या होगा, ब्लू, और जो सबसे दूर होगी फारदेस्ट, उसका कलर होगा रेड। और उसके बाद क्या होगा, बोलो, उसके बाद हमने बताया डिफरेंट कलर्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो बियॉन्ड अ फ्यू फ्रिंजेस नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज विजिबल ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट फ्रिंजेस, दैट इज वी विल गेट जनरल इल्यूमिनेशन। समझ में आ गया है या दोबारा बताना है, बताओ क्या समझ में आया, बोलो। सेंट्रल फ्रिंज सही, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट, देन उसके पास जो सबसे होगी, है ना, वो ब्लू, सबसे दूर होगी रेड, फिर आगे चलेंगे तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रिंजेस वी विल गेट जनरल इल्यूमिनेशन। इस तरह से जवाब हमें लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है, तो इसको ध्यान कर लेना। एक सवाल बोर्ड में और पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अगर YDSC को हम किसी मीडियम में करें, जैसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर में करें या किसी और मीडियम में करें, तो बताओ फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो बेटे, किसी मीडियम में जाने से होता क्या है, मीडियम में जाने से वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ में म्यू का डिवाइड लग जाता है। अब आप कहेंगे म्यू क्या है, म्यू कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये 4/3 या 1.33 होता है। तो इतने का डिवाइड लग जाएगा वेवलेंथ में। अब वेवलेंथ में डिवाइड लगेगा तो बीटा का फॉर्मूला लिखो तो होता है d लैम्डा अपॉन डी, चाहे थीटा का लिखो
तो होता है लैम्डा अपॉन डी। ये फ्रिंज विड्थ कहलाती है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो दोनों ही कम हो जाएंगी, यानी किसी मीडियम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो एयर में जितनी फ्रिंज विड्थ मिलती है मीडियम में उससे कम फ्रिंज विड्थ मिलेगी। अब एक सवाल है, सर कितनी मिलेगी? तो अगर मैं बीटा डैश निकालूं मीडियम में फ्रिंज विड्थ, तो बीटा में म्यू का डिवाइड लग जाएगा, यानी फ्रिंज विथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। अगर एंगुलर फ्रिंज विथ निकालूं तो भी म्यू का डिवाइड लग जाएगा, यानी एंगुलर फ्रिंज विथ भी कम हो जाएगी। तो याद रखिए, हमारा अगर जब हम किसी मीडियम में जाते हैं तो लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है। याद रखना, हमेशा वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट की वही रहती है, स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वेवलेंथ कम हो जाने से फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी, म्यू का डिवाइड लग जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन है जो बोर्ड अक्सर पूछता है, तो इनको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब ये तुम्हारा YDSE वाला पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, और ये सारी चर्चा इस वीडियो के साथ यहाँ फिनिश हो गई। अब अगला वीडियो और बना रहे हैं, उसको देखिएगा। थैंक यू बच्चों।